राजा के शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह महल से बाहर चली गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद उसका जीवन महल में बहुत कठिन हो गया। बड़ी रानी और अन्य रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उसे दिया जाने लगा। उसे महल की सफाई का काम करने के लिए मजबूर किया गया। छोटी रानी बहुत दुखी हो गई और उसके दुख समय के साथ बढ़ते ही गए। वह जानती थी कि वह सचमुच गर्भवती थी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को साबित कर सके। वह सोचती थी कि उसके बच्चों का क्या हुआ। कई बार वह मन में यह विचार करती थी कि वह राजमहल छोड़कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी जिंदगी फिर से जीने लगे। लेकिन फिर वह यह सोचकर अपना मन बदल देती कि रानी बनने के बाद गांव वाले कितने खुश थे। उसे लगता था कि अगर वह अब गांव लौटेगी तो किसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी। समय इस तरह बीतता चला गया। काफी समय बाद एक दिन राजा दरबार में बैठकर राज्य कार्य में व्यस्त थे। उसी समय एक दरबारी राजा के पास आकर सूचना दी कि मनसुखा गांव के प्रधान जी उनसे मिलना चाहते हैं। राजा ने ग्राम प्रधान को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। मनसुखा गांव के प्रधान राजा के पास आए और सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। राजा ने पूछा, ग्राम प्रधान जी, क्या बात है, आपकी क्या समस्या है? प्रधान जी ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे गांव में एक चमत्कारिक घटना घटी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुझे लगा कि आपको इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी घटना घटी है, बताइए हमें। प्रधान जी ने कहना शुरू किया, महाराज, हमारा गांव एक जंगल के पास स्थित है। वहाँ कई पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन हाल ही में हम सब ने एक अजीब सी घटना देखी। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक थान पर बांस के पौधे और चंपा के फूलों से लदे पौधे उगाए हैं। ये पौधे अपने आप उगे हैं और किसी ने भी इन्हें नहीं लगाया। पहले तो हम सब ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है, महाराज, ये बांस के पौधे इस चंपा के पौधे के चारों ओर ऐसे उग रहे हैं जैसे उन्होंने उस पौधे की रक्षा करने के लिए खुद को घेर लिया हो। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चंपा के पौधे के फूल तोड़े नहीं जा सकते। कोई भी व्यक्ति अगर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो फूल अपने आप आकाश की ओर उड़ जाते हैं। राजा ग्राम प्रधान की बातें सुनकर बेहद चकित रह गए। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग भी हैरान हो गए। राजा ने विस्मय से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? पौधे मानव जैसी आवाज में कैसे बात कर सकते हैं? फिर उन्होंने प्रधान से पूछा, अच्छा ये बताइए कि वे पौधे आपस में क्या बातें करते हैं? ग्राम प्रधान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जब कोई व्यक्ति चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, पां। भैया, यह गांव के लोग फूल तोड़ने आए हैं क्या? इन्हें फूल देना चाहिए या नहीं? क्या मैं आकाश में चली जाऊं? इसके बाद बांस के पौधों से उतर आता है, नहीं बहन, लग जा आकाश। और फिर देखते ही देखते चंपा के पौधे की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें छू नहीं सकता। गांव के लोगों ने फूल तोड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि अन्य गांवों के लोगों और राहगीरों ने भी कोशिश की, परंतु कोई भी चंपा के फूल को अपने हाथों से तोड़ नहीं सका। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर सुबह जमीन पर सुगंधित चंपा के फूल बिखरे मिलते थे। अब गांव के लोगों ने इस चमत्कारी पौधे को आकाश चंपा कहना शुरू कर दिया था। राजा ने यह सब सुनकर तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जी, आप स्वयं वहां जाएं और देखें कि यह किस प्रकार के पौधे हैं। हमें इस घटना की पूरी जानकारी चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं स्वयं जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा। इसके बाद मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ दरबार से बाहर निकल गए। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग इस अनोखी घटना पर चर्चा करने लगे। कुछ इसे दैवीय चमत्कार मान रहे थे तो कुछ को इस पर संदेह था। मंत्री जी जब ग्राम प्रधान के साथ गांव पहुंचे तो वहां पहले से ही ग्रामीण इकट्ठा थे। उस समय सुबह का समय था और चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मंत्री जी और ग्राम प्रधान आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंचे तो एक अद्भुत सुगंध ने उनका स्वागत किया। चंपा के फूलों की मोहक सुगंध ने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मंत्री जी ने ध्यान से देखा, ठीक ग्राम प्रधान के बताए अनुसार चंपा का पौधा बीच में था और चारों ओर बांस के लंबे पौधे उसे घेरे हुए खड़े थे। चंपा की शाखाएं इतनी नीचे थीं कि मंत्री जी आराम से उन्हें छू सकते थे। फूल भी उनके हाथों की पहुंच में थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर सुगंधित फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी चंपा के फूलों की सुगंध से मोहित हो गए और जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक सभी लोगों को एक स्पष्ट मानव आवाज सुनाई दी। यह आवाज चंपा के पौधे से आ रही थी, जिसे सुनकर मंत्री जी का हाथ वहीं रुक गया। वह अवाक रह गए। उनके सामने जो हो रहा था वह उनके लिए अविश्वसनीय था। चंपा के पौधे ने कहा,
हे बांस भैया, बांस के पौधों से आवाज आई। हाँ बहन चंपा। चंपा के पौधे ने फिर कहा, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं क्या? मैं टूटू या आकाश में चली जाऊं? यह सुनते ही बांस के पौधों से आवाज आई, नहीं बहन चंपा, लग जा आकाश। मंत्री जी स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों के सामने चंपा की डालियां इतनी ऊंची उठ गईं कि अब वे किसी भी तरह उन तक नहीं पहुंच सकते थे। लंबे डंडे से भी फूल तोड़ना असंभव हो गया। तभी बांस के पौधों से एक और आवाज आई, ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना मत और इन्हें एक भी फूल मत छूने देना। मंत्री जी ये सुनकर अचंभित रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभाया। उन्होंने रानी राजलक्ष्मी की देखभाल के प्रति लापरवाही करती थी। वे दिन में एक बार जाकर उनका हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन गर्भावस्था के अंतिम समय में उनकी आवश्यक देखभाल नहीं की। अब उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में रानी के साथ कुछ षड्यंत्र हुआ था? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी ने पौध से प्रश्न किया, बताइए मुझसे क्या गलती हुई है और मैं इस गलती का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। पौधे अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। मंत्री जी ने बार बार सवाल किए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं और मंत्री जी असमंजस में खड़े रह गए। आखिरकार मंत्री जी ने निराश होकर गांव वालों से कहा, मैं ये बात महाराज को अवश्य बताऊंगा। मुझे यकीन है कि जब वे इस रहस्य को जानेंगे तो स्वयं यहाँ आकर सच्चाई का पता लगाएंगे। इसके बाद मंत्री जी राजधानी लौट आए और राजमहल में जाकर महाराज को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज मुझे लगता है कि महल में कोई गहरी साजिश रची गई थी। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। चंपा और बांस के पौधों ने मुझे इस बात का एहसास कराया है। हमें ये जानना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। राजा गंभीर होकर मंत्री की बात सुनते रहे, फिर उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, हम स्वयं वहां जाएंगे और अपनी रानियों को भी साथ ले जाएंगे। हमें अपनी आंखों से सब कुछ देखना होगा। मंत्री जी थोड़ा असमंजस में थे। उन्होंने निवेदन किया, महाराज यदि आप चाहें तो रानियों के सामने न करें, लेकिन कृपया उन्हें साथ ले चलें। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी बड़ी साजिश का हाथ है। मैं भी अनजाने में इस षड्यंत्र का भागी बन गया। शायद चंपा और बांस के पौधे हमें पूरी सच्चाई बता दें। राजा ने मंत्री की बात को समझते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम उन्हें भी साथ ले चलेंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वह मेरी नजर के सामने ना आने पाए। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच आकाश छपा के पेड़ के पास जाने का दिन और समय तय हो गया। राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन पर और नियत समय पर राजा अपनी रानियों के साथ आकाश छपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे आगे रथ में स्वयं राजा, उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियों का रथ था। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेशानुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को दासिया के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक रथ में बैठकर जा रही थी। अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को कहीं ना कहीं अब भी अपने आप पर गलती का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने गर्भ अवस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। प्रसव तो अवश्य हुआ है, लेकिन इसके साथ ही छोटी रानी राजमहल में किसी गहरे षड्यंत्र की शिकार हुई है। राजा का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर रुका। वन के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज्य परिवार के लोग स्वागत में जुट गए। अगले दिन प्रातः काल यह काफिला आकाश चंपा के पास पहुंचा और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो गए। आज भी आकाश चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सारे लोग मनमुग्ध थे। अब राजा भी आकाश चंपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियां राजा के पास बैठी। सभी रानियां चंपा के फूलों की सुगंध से मोहित हो गईं, लेकिन छोटी रानी राज्य लक्ष्मी राजा के पास न बैठकर मंत्री जी की पत्नी के साथ थी। तभी पटरानी ने राजा से कहा, महाराज यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ फूल ले लूं। राजा ने सहजता से कहा, रानी साहिबा क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़ सकती हैं। यह सुनकर दूसरी रानी बोली, महाराज मेरी भी इच्छा है कि मैं कुछ फूल ले लूं। इनकी सुगंध इतनी मनमोहक है कि मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं भी फूल तोड़ लूं। तीसरी रानी भी अनुरोध करने लगी। राजा देख रहे थे कि सभी रानियां फूल चुनने को लेकर उत्साहित थीं, इसलिए उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। लेकिन राजा ने पहले 6ठे नंबर की रानी को फूल चुनने का अवसर दिया और पटरानी से कहा, ये सबसे छोटी है, इसलिए पहले इन्हें फूल लेने दिया जाए। पटरानी ने राजा की बात मानते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम जाओ। 6ठी रानी फूलों के पास गई और जैसे ही उसने चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक आवाज आई, रानी जी रुक जाइए, हमारी अनुमति के बिना आप हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। यह सुनते ही रानी के हाथ वहीं रुक गए।
आसपास बैठे सभी लोग ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से कहा, बांस भैया, हमारी छोटी माँ हमारे फूल लेने आई हैं, क्या मैं झुक जाऊं या आकाश में चली जाऊं? बांस के पौधों से आवाज आई, बहन चंपा लग जा आकाश, यह तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कितना अन्याय किया था? इनके लिए मत झुको। बहन इतना कहते ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगीं और आकाश को छूने। छोटी रानी निराश होकर लौट आई और अपने स्थान पर बैठ गई। इसी प्रकार पांचवी, चौथी, तीसरी और दूसरी रानी ने भी कोशिश की, लेकिन सभी असफल रही और हार मानकर बैठ गई। अब सबसे बड़ी रानी पटरानी आगे बढ़ी। उन्होंने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले ही कहा, सुनो सभी, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, महाराज की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है वह सबसे पहले मुझे प्राप्त होता है या फिर मेरी अनुमति से किसी और को दिया जाता है। इसलिए हे चंपा, अपनी डलियां नीचे झुका और मुझे अपने फूल लेने दे। चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बांस, हमारी सौतेली माँ हमें आदेश दे रही हैं, हमें क्या करना चाहिए? बांस के पौधों ने उत्तर दिया, ना बहना, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमें आदेश देने का। यह इस राज्य की पटरानी हो सकती है, लेकिन हम इनके अधीन नहीं हैं। हम कोई वस्तु नहीं है जिसे यह अपने उपयोग में लाएं। और क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्हीं के कहने पर सारा षड्यंत्र हुआ था? इन्हीं के कारण हमारी माँ को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु सुनिश्चित करने का षड्यंत्र रचा। यह तो महारानी कहलाने योग्य भी नहीं है। रानी और महारानी राज्य की जनता की माँ होती है, इसलिए पूरी प्रजा उनकी संतान की तरह उनका सम्मान करती है। लेकिन इन्होंने माता होने का धर्म नहीं निभाया, यह सिर्फ हमारी हत्या की योजनाएं बनाती रही। तो बहन, तुम कैसे अपने सुगंधित फूल इनके हाथों में जा सकती हो? नहीं, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो और इन्हें अपने पास भी मत आने देना। सभी के सामने यह बात सुनकर पटरानी का सिर लज्जा से झुक गया। सभा में उपस्थित सभी दरबारी, ग्रामीण और राज्य के लोग यह सब देख रहे थे। रानी को अपने की पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब काफी समय बीत चुका था। उनका यह अपमान उन्हें भीतर तक कचोट लगा, परंतु वह इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती। उसकी इच्छा तो हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दे, लेकिन वह मजबूर थी, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब चंपा की डालियां वापस पहले की तरह पहले वाली अवस्था में सामान ऊंचाई पर आ गई। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने चंपा के पौधे के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप ये भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और अपने मन से फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक देगी? उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम मुझे यह बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता हूँ और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई कि आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उसी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे आपसे कहते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने आपकी अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की आपकी अपनी संतान कहाँ है, आपकी अपनी संतान कैसी है। आप ही बताइए महाराज, क्या कभी आपने ये सब जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? तब राजा ने पूछा, तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़े, आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है। अपनी संतान की सुरक्षा नहीं कर पाए तो वे निरुत्तर हो गए। उनके पास अब कोई शब्द नहीं थे। वे चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गए। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए छपा के पौधे के पास भेज सकते हैं? राजा कुछ कहने ही वाले थे कि तभी पटरानी ने तीखे स्वर में कहा, मंत्री जी, जो फूल स्वयं महाराज के हाथों नहीं टूट सके, वे इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। अब तक चंपा के पौधों से जो भी बातें हुई थी, उसने राजा के मन में भी संदेह उत्पन्न कर दिया था। उनके मन में यह विचार आने लगा था कि कहीं रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निश्चय किया और मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। मंत्री जी रानी के पास गए और कहा, रानी जी, कृपया आप भी एक बार फूल तोड़ने का प्रयास करें। रानी अपने स्थान से उठी और चंपा के पौधे को देखकर बोली,
मंत्री जी, इसके पुल तो बहुत ऊंचाई पर है, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, रानी जी आप कम से कम प्रयास तो करें। इतने लोगों ने कोशिश की है लेकिन कोई भी पुल नहीं तोड़ सका। आपने अभी देखा कि स्वयं महाराज भी पुल नहीं तोड़ सके। यदि आपसे भी पुल नहीं टूटते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम जाकर कोशिश तो करें। मंत्री जी की बात सुनकर रानी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चंपा के पौधे के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, उन्होंने पौधे के तने को बड़े प्रेम से छू लिया। वह हल्के हाथों से उसे सहलाने लगी। रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पौधे को छूकर उन्हें एक अजीब सा सुख मिल रहा हो। उनके मन में अपार आनंद का संचार होने लगा। वह पौधे को धीरे धीरे सहला रही थी। तभी अचानक चंपा के पौधे से एक कंपन सी महसूस हुई और एक भावुक आवाज आई, हे भैया बांस। उस आवाज में कंपन था मानो कोई रो रहा हो। बांस ने तुरंत उत्तर दिया, क्या हुआ बहन? चंपा तुम रो रही हो? चंपा ने रंधे हुए स्वर में कहा, हाँ भैया, हमारी माँ हमारे पास आई हैं। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से स्पर्श किया है। यह स्पर्श इतना कोमल, इतना मधुर है कि मैं आनंद से अभिभूत हो गई हूँ। मेरा हृदय भावुक हो उठा है। मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ। बांस के पौधे ने प्यार भरे स्वर में कहा, तो फिर बहन अब तुम्हें क्या करने की इच्छा है? चंपा ने भावुक स्वर में उत्तर दिया, भैया मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपने सारे फूल अपनी माँ के चरणों में अर्पित कर दूं। यह सुनकर चारों ओर खड़े सभी बांस के पौधों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ बहन। चंपा, तुम्हारा हृदय जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है, उनके चरणों को स्पर्श कर लो। सभी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि चंपा की ऊंची ऊंची डालियां धीरे धीरे झुकने लगी। देखते ही देखते वे पूरी तरह नीचे झुक गई और रानी राजलक्ष्मी के चरणों को स्पर्श कर लिया। चंपा के फूलों की वर्षा होने लगी और चंद ही पलों में रानी के सिर से लेकर पैरों तक चंपा के फूल ही फूल बिखर गए। रानी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। वह चंपा की डालियों को प्रेम से सहलाने लगी। उनके स्पर्श में स्नेह था, वात्सल्य था, ममता थी। यह देखकर वहां उपस्थित राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो उठे। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा भी ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे बढ़कर चंपा के पौधे से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो? क्या तुम किन्नर लोक के प्राणी हो या किसी अन्य लोक से आए हो? तुमने अब तक किसी को भी अपने फूलों को छूने तक नहीं दिया। लेकिन राजा की बात अधूरी रह गई। पूरे वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहला जा रही थी। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूल को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी को अपनी बाहों में बंद कर उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और यह 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वह कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी माँ ने जो पानी पीने का घड़ा रखा हुआ था उसमें अपना सिर डालने की कोशिश की, लेकिन उस घड़े का मुंह भी छोटा होने के कारण उनका सिर तो अंदर नहीं गया, परंतु वह घड़े के ऊपर सिर रखकर दर्द से कराती रही। उनकी परेशानी को देखने के बाद भी उनकी सहायता किसी ने नहीं की। ईश्वर की कृपा से हम 7 भाई बहन का जन्म उसी अवस्था में हो गया। महारानी ने तो सोचा था हमारी माँ अपने सिर को कोठरी में रखेगी तो ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, परंतु भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ और हम सब जीवित थे। परंतु माँ उस अवस्था में दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन दबाने के लिए कहा। दाई को भेजने के बाद उस ईंट पत्थर के टुकड़ों को वहां हमारी माँ के पास रख दिया, जिससे हमारी माँ को कभी पता नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वो कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो कहाँ गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब दाई ने तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? इस पर चंपा कहने लगी, महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वह दाई हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख ना ले। इसी डर की वजह से वह हमें लेकर इस वन में चली आई। यहाँ आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए आ रही थी। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनकी शक्तियों के असर से बहुत जोर की आंधी चल पड़ी।
दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयम आंधी में कहीं उड़ गए हैं, इसलिए महल में जाकर उसने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे छपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। इतनी सारी बात सुनने के बाद राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? 6 भाइयों और बहन ने कहने लगी, महाराज हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी माँ सभी बांस से एक एक पत्ती और मेरे पौधे से एक पत्ती ले। फिर इन सभी 7 पत्तियों को गोलाई में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी कि हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी पुनः अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधे से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार को मैं चुका नहीं पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया। तो हमारे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके आपने फैमिली में भी शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।